हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम जनसंख्या वृद्धि के काल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि के काल, यदि जनसंख्या वृद्धि के जो काल को हम अध्ययन करते हैं, जिनको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा प्राचीन काल, तीसरा मध्य काल और चौथा आधुनिक काल। इस तरह हम काल के आधार पर जनसंख्या वृद्धि को 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं प्रागैतिहासिक काल। यदि प्रागैतिहासिक काल के अनुसार यदि हम देखते हैं तो इसके अंदर मुख्य रूप से 3 बिंदु पाए गए। पहला बिंदु, इस काल के अंदर जीवन निर्वाह के लिए आखेट वो भोजन संग्रहण करते हैं। वापस इस काल के अंदर कौन सी क्रिया की जाती है? जीवन निर्वाह के लिए भोजन और आखेट संग्रहण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। दूसरा बिंदु, इस काल के अंदर आखेट और भोजन संग्रहण की जो प्रक्रिया है वो नवपाषाण काल से स्तरीय मार्गों के द्वारा होता है। तीसरा बिंदु, प्रागैतिहासिक काल के अंदर मुख्य जो देश है वो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया, ये सभी क्षेत्र आते हैं। यदि हम दूसरे काल के बारे में अध्ययन करते हैं तो होता है प्राचीन काल। प्राचीन काल के अंदर यदि अपन देखा जाए तो इस काल की जो शुरुआत है वो आज से लगभग 6000 वर्ष तक कुछ ही सीमित भागों में देखने को मिलती है। फिर इसका यदि हम दूसरे बिंदु का अध्ययन करते हैं तो इस काल के अंदर कृषि और पशुपालन क्रियाएं करते हैं। और यदि हम तीसरे बिंदु का अध्ययन करते हैं तो इस काल में विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं और नगरों का क्या हुआ? विकास हुआ। यदि सभ्यता और नगरों के बारे में यदि देखते हैं तो इसकी प्रमुख सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यताएं हैं। यदि हम इस काल का तीसरा भाग पढ़ते हैं तो वह है हमारा मध्य काल। यदि मध्य काल के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो इसकी शुरुआत 700 ईस्वी से लेकर 650 ईस्वी के मध्य काल को मध्य काल कहा जाता है। यदि इसका दूसरे बिंदु का हम अध्ययन करते हैं तो इस काल में जनसंख्या वृद्धि मंद गति से रही है, जिसका मुख्य कारण बताया गया सूखा, महामारियां और भूखमरी। सूखा, महामारियां, भूखमरी और बाढ़, ये सभी इसके कारण है जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि कैसे रही है? मंद। और फिर चौथा है हमारा जो आधुनिक काल। यदि आधुनिक काल की यदि हम शुरुआत के बारे में पढ़ते हैं तो इसका पहला बिंदु है वो आधुनिक काल की जो शुरुआत है वो लगभग 7वीं शताब्दी के अंदर मानी जाती है। कितनी शताब्दी मानी जाती है? 7वीं शताब्दी। इस काल के अंदर यदि जनसंख्या वृद्धि को देखा जाए तो इस काल के अंदर जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से होने लगी, जिसके कारण 1650 के अंदर इसकी जनसंख्या 55 करोड़ हो गई तथा 2013 तक इसकी जनसंख्या 714 करोड़ हो गई। हमने पहले भी हमने जनसंख्या पढ़ी थी, उसके अंदर पढ़ा था कि 2013 के अनुसार विश्व की जो जनसंख्या है लगभग 714 करोड़ है तथा भारत की जो जनसंख्या है वो 2013 के अनुसार लगभग 127 करोड़ है। फिर यदि अपन अगला जो टॉपिक लेते हैं वो जनांकीय संक्रमण चक्र या सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का दूसरा नाम जनांकीय संक्रमण चक्र भी है। यदि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अंदर यदि हम सवाल पूछा जाता है, काफी बार ऐसे आ जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है? वापस सुन लेना, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका उत्तर है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रयोग जनसंख्या का वर्णन तथा भावी जनसंख्या का पूर्ण अनुमान लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि वापस एक बार यदि 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के चक्र को समझाइए, तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की यदि चक्र को बारे में पूछते हैं तो हमें डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो एक साइड हमने एक बॉक्स के माध्यम से बताया कि गांव के अंदर लोग रहते हैं, अशिक्षित हैं और खेती या कृषि क्रिया करते हैं, और इस एरो के माध्यम से बताया हमने कि उन्नति कैसे हुई। और फिर हमने दूसरे बॉक्स के अंदर हमने शहर, शिक्षा और हमने क्या लिखा? उद्योग या शिक्षित लिखा। तो इन्हें आरे के माध्यम से हमने ये समझाने की कोशिश की कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में किस तरह प्रयोग या जनांकीय सिद्धांत में किस तरह परिवर्तन आया। और यदि अपन इन आर्य को यदि विश्लेषण के माध्यम से देखते हैं तो ये बताया जाता है कि प्राचीन काल के अंदर लोग गांवों में
रहते और अशिक्षित थे और खेतिहर या खेतों में कार्य करते थे और उस समय जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या थी, उच्च थी। लेकिन समय के साथ उन्होंने क्या की, उन्नति की और शहर में चले गए और शिक्षित हो गए और उद्योगों में कार्य करने लग गए। और उद्योगों के अंदर जब कार्य करने लगे तो उनकी जो जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही थी, जो पहले उच्च थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, निम्न हो गई। उसी को जनांगीय संक्रमण सिद्धांत कहा जाता है। तो एक बार फिर से यदि पूछ ले इसमें सवाल तोड़कर, ये छोटे छोटे एक नंबर के अंदर पूछ ले कि प्राचीन काल के अंदर जब गांव के अंदर जो लोग थे उस समय जन्म दर कैसी थी, तो हमने डायग्राम के अंदर बताया हुआ है कि उस समय जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या थी, उच्च थी। यदि आपको वापस यदि पूछ ले जब लोग शहरों के अंदर चले गए समय के साथ उन्नति करके, उस समय उनकी जन्म दर और मृत्यु दर कैसी थी, तो उसके अंदर सीधा सा उत्तर आता है इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या थी, न्यून थी। और अब जनांगीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में जब हमने पूर्ण रूप से विश्लेषण किया तो अब इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर सीधा सा सवाल बनता है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ भी है कि जनांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या है और उनकी महत्वपूर्ण अवस्थाएं बताइए। वापस सुन लेना, जनांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या है, उनकी महत्वपूर्ण अवस्थाएं बताइए। यदि अपन जनांगीय संक्रमण चक्र के बारे या सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया, अब उनकी प्रमुख जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका टॉपिक है जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की जो अवस्था है वो मुख्य रूप से 5 है। कितनी है? 5 है। पहली जो अवस्था है उसका है उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर। पहली अवस्था है वो कैसी है? उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर। अब इसके अंदर अपन यदि विश्लेषण देखते हैं तो इसमें प्रथम प्रावस्था में उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर के कारण उस प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि मंद गति से होती थी। कैसे होती थी? मंद गति से होती। यदि पूछा जाए कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर प्रावस्था के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो इसमें कांगो, सूडान, गाना और अंगोला होते। अब उनकी दूसरी प्रावस्था अपन देखते हैं, उसमें उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर परंतु गिरती हुई। वापस देख लीजिए, दूसरी प्रावस्था उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर परंतु गिरती हुई। यदि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर जो गिरती हुई पाई गई है, उसका मुख्य कारण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार या विकास को बताया गया है, जिसके कारण मृत्यु दर क्या होगी? गिरती हुई या मृत्यु दर क्या हो गई? कम हो गई। इसके प्रमुख जो देश है अधिकांश जो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। यदि पूछ लिया जाए, आपको काफी बार सवाल पुटअप होता है, यदि पूछ लेते हैं प्रथम प्रावस्था के अंदर जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होने के क्या कारण है, तो उसका सीधा सा कारण है कि उस समय लोगों में जागरूकता नहीं थी। या फिर सवाल पूछ ले प्रथम प्रावस्था के अंदर उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि कैसी रही थी, तो हो गई मंद गति की। यदि सवाल पूछ ले प्रथम प्रावस्था के अंतर्गत आने वाले देश कौन से हैं, तो उसके अंदर कांगो, सूडान, गाना, अंगोला। फिर दूसरे यदि पूछ ले कि जनांगीय संक्रमण प्रावस्था की या जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की दूसरी प्रावस्था या अवस्था कौन सी है, तो उसमें होती है उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर परंतु गिरती व्यवस्था। यदि उसको और सवाल यदि तौर पर पूछ ले कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर परंतु गिरती हुई अवस्था का मुख्य कारण क्या है, तो स्वास्थ्य सेवाओं में विकास। यदि अपन को पूछ ले कि द्वितीय प्रावस्था के अंतर्गत आने वाले देश कौन से हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश। अब अपन लेते हैं तीसरी प्रावस्था। तीसरी प्रावस्था के अंदर आप देखते हो तो उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर। वापस सुन लेना, तृतीय प्रावस्था में उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर। अब देखो, उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर के कारण सबसे बड़ी फायदा क्या हुआ कि इसमें जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से होने लगी। जनसंख्या वृद्धि क्या होने लगी? तीव्र गति से। और यदि पूछ लिया जाए कि इस प्रावस्था के अंतर्गत कौन कौन से देश हैं, तो अपन को सीधा ही भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान और नेपाल जैसे देश इसमें सम्मिलित किए गए। और यदि इसको तोड़कर यदि सवाल पूछा जाए, तो इसमें पहला सवाल क्या पूछा जाता है कि तृतीय प्रावस्था किस रूप में देखने को मिलती है, तो इसमें सीधा सा उत्तर है कि जन्म दर का उच्च होना और मध्यम मृत्यु दर का पाया जाना। अगला सवाल बन जाए कि तृतीय प्रावस्था के अंदर जनसंख्या वृद्धि कैसी रही, तो तृतीय प्रावस्था के अंदर जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से पाई गई। फिर यदि पूछ लिया जाए तृतीय प्रावस्था के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो इसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और हमारे पाकिस्तान और नेपाल जैसे देश सम्मिलित किए गए।
यदि हम चौथा बिंदु देखते हैं जिसके अंदर मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, यदि इसके अंतर्गत यदि अपन को पूछा जाए कि इसके अंतर्गत आने वाले देश कौन से हैं, तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली, यहाँ तक कि मलेशिया, बांग्लादेश, इन सबको सम्मिलित करते हैं। फिर अपन देखते हैं अंतिम और पंचम जो अपरावस्था है जिसके अंदर निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर पाई जाती है। और इसके अंतर्गत यदि अपन देखते हैं तो इस प्रावस्था के अंदर जनसंख्या को घटने का हमेशा भय रहता है। फिर इसके अंदर यदि पूछा जाए कि इस प्रावस्था के अंतर्गत देश कौन कौन से हैं, तो इस प्रावस्था के अंतर्गत अधिकांश जो यूरोप महाद्वीप के जो देश हैं और जापान है उसको सम्मिलित किया जाता है। फिर अपन अपना नया बिंदु लेते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। यदि अपन जनसंख्या वृद्धि के यदि कारण पढ़ते हैं तो इसका सबसे पहला कारण है अपने मृत्यु दर में गिरावट। पहला कारण कौन सा है? मृत्यु दर में गिरावट। दूसरा बिंदु देखते हैं खाद्य पदार्थों की आपूर्ति। दूसरा बिंदु कौन सा है? खाद्य पदार्थों की आपूर्ति। तीसरा बिंदु देखते हैं तो औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रगति, ये भी हमारे जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। फिर अपन देखते हैं शांति और सुरक्षा, और इसके लास्ट में देखते हैं प्रवास। ये सारे के सारे जो अपन की जो बिंदु है वो सबको सब जनसंख्या वृद्धि को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। यदि अपन इसमें एक प्रवास टॉपिक का थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं तो इसमें व्यक्ति के जो आवागमन की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। अब अपन नया जो यदि बिंदु लेते हैं तो वो होता है जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्या। आपको खुद को ही मालूम है कोई भी चीज जब अति हो जाती है, चाहे वो जनसंख्या में हो चाहे कोई भी हो, ना उसके कोई ना कोई समस्या या कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी। तो इसी कारण को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली जो समस्या कौन कौन सी है, तो सबसे पहली जो समस्या है वो अत्यंत तीव्र भयावह वृद्धि, मतलब अत्यधिक तेज गति से यदि जनसंख्या वृद्धि होगी तो उससे आने वाले समय में बहुत ज्यादा क्या होगा? नुकसान होगा। फिर दूसरा बिंदु अपन देखते हैं तो सीमित संसाधनों का अधिक विद्वहन। यदि अपन के पास संसाधन कम है और उसका अपन अधिक से अधिक मात्रा निकालेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जो हमारे आर्थिक अवस्था है उसके ऊपर सीधा प्रभाव देखने को मिला। अब अपन तीसरा बिंदु अपन लेता है तो उसमें जनसंख्या वितरण सब केंद्रित करने में, यदि अपन जनसंख्या को इकट्ठा करने में जो प्रॉब्लम खड़ी होगी वो भी इसी जनसंख्या वृद्धि के कारण होगी। और अपन अगला जो बिंदु लेते हैं तो बिना जनसंख्या के भूभाग जो है उसके ऊपर निराशा उत्पन्न होने लगी। क्या उत्पन्न होने लगेगी? निराशा। ये सारी जो कारक है वो अपन के जनसंख्या वृद्धि को उत्पन्न या समस्या को ध्यान में रखते हैं। और अंतिम जो कारक है वो है प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध। ये सारे जो अपन बिंदु हैं वो सबके सब जनसंख्या वृद्धि को कारण उत्पन्न होने वाली समस्या। अब अंतिम जो अपन का जो टॉपिक है वो लेते हैं जनसंख्या वृद्धि के उत्पन्न समस्या के समाधान। जनसंख्या वृद्धि के उत्पन्न समस्या के समाधान। यदि अपन इसका पहला बिंदु लेते हैं तो इसमें यह देखा जाता है कि भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलन प्रयोग और उनका आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करना। दूसरा यदि अपन देखते हैं तो कृषि में नवीकरण करना। यदि अपन कृषि में नई नई पद्धति अपनाएंगे तो खाद्य उत्पादन में क्या होगी? वृद्धि होगी। जो हमारे खाद्य उत्पादन में जो कमी है उन समस्या को हम क्या कर सकते हैं? दूर। यदि अपन खाद्य प्रवृत्ति को नवीकरण को ध्यान रखते हुए हमने एक प्रवृत्ति अपनाई, उसका नाम है हरित क्रांति, जिसके कारण हमारे खाद्य उत्पादन में क्या हुई है? वृद्धि। अगला अपन देखते हैं तीसरा बिंदु तो सागरीय संसाधनों का उपयोग करना। कौन सा बिंदु है? सागरीय संसाधनों का उपयोग करना। और अगला बिंदु जो अपन का जो बनता है चौथा बिंदु वो जनसंख्या का अल्प बसे क्षेत्रों में प्रवास। यदि ज्यादा जनसंख्या है तो कम जनसंख्या की तरफ लोगों को क्या कर दिया जाए? प्रवास कर दिया जाए, तो उससे समस्या को हम दूर कर सकते हैं। अगला जो बिंदु है देरी से विवाह करना। क्या करना? देरी से विवाह करना। यदि अपन के प्राचीन पद्धति के अनुसार छोटी आयु में बच्चों की शादी कर दी जाए तो उससे जनसंख्या वृद्धि उत्पन्न होती है। यदि थोड़ी सी ज्यादा उम्र में यदि शादी की जाए तो जनसंख्या वृद्धि को हम कुछ समय के लिए कंट्रोल या कुछ प्रवृत्ति के रूप में कंट्रोल कर सकते हैं। अगला जो बिंदु है वो है परिवार नियोजन विधि का प्रयोग करके। हमारी सरकार द्वारा परिवार को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी विधियां अपनाई गई है, उन विधियों का प्रयोग भी करना। फिर है सनदी निग्रह को अपनाना। सनदी निग्रह का मतलब होता है जो बच्चा होता है उन दो बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में अधिक से अधिक गैप रखना, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं? अपन
जनसंख्या वृद्धि के साथ घनत्व, वितरण, यहाँ तक कि जनांक संक्रमण सिद्धांत, ये सारे टॉपिक का हमने पूर्ण रूप से विश्लेषण के साथ अध्ययन किया है और आगे भी हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसका विश्लेषण अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।